गांव की तंग गलियों में हलचल मची थी। सूखे कुएं के पास बैठे एक बुजुर्ग, जिनकी सफेद दाढ़ी और झुकी कमर उनकी उम्र का पता देती थी, उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। ये थे फजल मियां, जिनकी 3 बेटियां थीं, सलमा, जोया और आयशा। तीनों अपनी खूबसूरती और सलीकेदार बर्ताव के लिए पूरे गांव में मशहूर थीं। लेकिन आज उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। गांव के चौपाल में पंचायत लगी थी। मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, फजल मियां, तुम्हारे घर पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है। तुम्हारी तकदीर का फैसला अब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। फजल मियां और उनकी बेटियां एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर मामला क्या था? राज जो घर से बाहर आ गया। पिछले हफ्ते गांव में एक अनजान मुसाफिर आया था। उसकी हालत खराब थी, कपड़े मैले और आंखों में अजीब सा डर। फजल मियां ने इंसानियत के नाते उसे अपने घर में शरण दे दी। बेटियों ने उसकी सेवा की, खाना दिया, कपड़े दिए। लेकिन तीसरे दिन वह मुसाफिर अचानक बिना बताए चला गया और उसी रात गांव के सबसे अमीर आदमी नवाब इब्राहिम की हवेली में चोरी हो गई। अब पूरा गांव शक की नजर से फजल मियां के घर को देख रहा था। संदेह की सुई और बढ़ती मुश्किलें गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, वो मुसाफिर तुम्हारे घर में था और उसी के बाद चोरी हुई। कुछ तो गड़बड़ है। नवाब इब्राहिम गुस्से में बोले, अगर मेरे गहने और पैसे नहीं मिले तो फजल मियां को अपनी बेटियों की इज्जत देकर इसकी भरपाई करनी होगी। पूरा गांव चौंक गया। यह कैसा इंसाफ था? सलमा, जो सबसे बड़ी थी, अपनी बहनों को पकड़कर रोने लगी। आयशा और जोया के चेहरे सफेद पड़ गए। फजल मियां अपनी लड़कियों को लेकर गांव छोड़ने का फैसला कर चुके थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया। फजल मियां अभी गांव छोड़ने का फैसला कर ही रहे थे कि अचानक भीड़ में से एक आवाज गूंजी, रुकिए। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ गईं। यह इमरान था, गांव का एक नौजवान जो कुछ महीनों से नवाब इब्राहिम के लिए काम कर रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज जान लिया हो। मैं जानता हूं कि असली चोर कौन है, उसने जोर से कहा। गांव में सनसनी फैल गई। नवाब इब्राहिम भौंचक के रह गए। मौलवी साहब, गांव के लोग और खुद फजल मियां भी स्तब्ध थे। इमरान ने बताया, जिस रात चोरी हुई उस रात मैंने नवाब साहब के सबसे भरोसेमंद नौकर रफीकट को हवेली से निकलते देखा था। लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। भीड़ में हलचल मच गई। नवाब इब्राहिम गुस्से से रफीकट की तरफ घूरे। क्या यह सच है? रफीकट घबराया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने एक झूठी हंसी के साथ कहा, इमरान झूठ बोल रहा है। यह फजल मियां और उनकी बेटियों को बचाने की साजिश है। लेकिन तभी एक और जोरदार मोड़ आया। एक और गवाह सामने आया। भीड़ से एक बुजुर्ग महिला सामने आई, बीबी शहनाज। वह नवाब साहब के घर काम करती थी और कई सालों से वहां थी। रुको रफीकम, तुम अब और झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। सभी की सांसें थम गईं। मैंने उस रात अपनी आंखों से देखा था कि रफीक ने चाबी चुराई और तिजोरी से गहने निकालकर भाग गया। लेकिन मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। रफीकट का चेहरा उतर गया। अब उसके पास कोई बचाव नहीं था। गांव वालों ने गुस्से में रफीकट को पकड़ लिया। नवाब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत फजल मियां और उनकी बेटियों के पास आए और शर्मिंदा होकर बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी बेटियां तो फरिश्तों जैसी हैं। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए जो चाहे करूंगा। सलमा, जोया और आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह डर के नहीं, राहत के आंसू थे। फजल मियां ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, इंसान का असली इम्तिहान बुरे वक्त में होता है। अगर नीयत साफ हो तो देर सवेर सच सामने आ ही जाता है। गांव वालों ने तालियां बजाईं। फजल मियां और उनकी बेटियां अब इज्जत और मान सम्मान के साथ गांव में रह सकते थे। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि किस्मत के खेल अभी और बाकी थे। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन फजल मियां के दिल में अब भी एक सवाल था। वो अजनबी मुसाफिर कौन था जिसे उन्होंने शरण दी थी? गांव की भीड़ धीरे धीरे छूटने लगी। नवाब इब्राहिम ने फजल मियां से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटियां मेरे परिवार की तरह रहें। मैं उन्हें अपने घर में बहन जैसा सम्मान दूंगा। फजल मियां ने नवाब का शुक्रिया अदा किया, लेकिन एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, इज्जत मांगकर नहीं, मेहनत से कमाई जाती है नवाब साहब।
हमारी इज्जत बच गई, अब हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। नवाब ने सिर झुका लिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मिट्टी के घरों पर पड़ी तो गांव की सरहद पर वही अजनबी मुसाफिर फिर से खड़ा था। फजल मियां ने उसे देखा तो चौंक गए। तुम वापस क्यों आए? मुसाफिर की आंखों में पछतावा था। उसने धीरे से कहा, मुझे आपसे माफी मांगनी है और एक राज बताना है। गांव वाले फिर इकट्ठा होने लगे। मौलवी साहब, नवाब इब्राहिम और सलमा जोया आयशा भी वहीं आ गईं। मुसाफिर ने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम असद है। मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शहजादा हूं, नवाब इब्राहिम का भतीजा। गांव में एक बार फिर हलचल मच गई। असद ने सबको बताया कि वह नवाब इब्राहिम के भाई का बेटा था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां ने उसे नवाब के हवाले कर दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद नवाब ने उसे घर से निकाल दिया ताकि उसकी सारी जायदाद पर हक जमा सके। मुझे कंगाल बनाकर सड़क पर छोड़ दिया गया ताकि मैं कभी वापस ना आ सकूं। लेकिन तकदीर ने मुझे फजल मियां के घर पहुंचा दिया। नवाब इब्राहिम का चेहरा सफेद पड़ गया। गांव वालों की नजरें अब नवाब पर थीं। क्या यह सच है नवाब साहब? मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में पूछा। नवाब इब्राहिम बुरी तरह हड़बड़ा गए। मुझे गलत मत समझिए, मैंने यह सब मजबूरी में किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असद ने आगे कहा, फजल मियां ने मेरी जान बचाई, उनकी बेटियों ने मेरी सेवा की। अब मैं इन्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया, अब जायदाद असद को मिलेगी और नवाब इब्राहिम को अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। सलमा, जो सबसे समझदार थी, आगे आई और बोली, हमने बहुत तकलीफें देखी हैं, लेकिन इंसानियत पर विश्वास कभी नहीं खोया। अगर नवाब साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उन्हें दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। गांव वालों ने सलमा की बात पर सहमति जताई। नवाब इब्राहिम ने आंखों में आंसू भरकर असद के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे माफ कर सकते हो। असद ने गहरी सांस ली और कहा, माफी की कीमत होती है। तुम्हें अपना अहंकार छोड़कर इस गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा। नवाब ने सिर झुका लिया। अब फजल मियां की बेटियां पूरे गांव की मिसाल बन चुकी थी। उनकी समझदारी और सच्चाई ने न केवल उनके परिवार बल्कि गांव की तकदीर भी बदल दी। असद ने नवाब की जायदाद का आधा हिस्सा गांव की भलाई के लिए दान कर दिया। फजल मियां ने अपनी बेटियों का हाथ थामा और आसमान की ओर देखकर कहा, तकदीर से बड़ा सिर्फ कर्म होता है और हमारा कर्म हमें वही लौट आता है जो हम दूसरों को देते हैं। गांव तालियों की गूंज से भर उठा। गांव में सब कुछ बदल चुका था। असद अब गांव के सम्मानित लोगों में गिना जाता था और नवाब इब्राहिम ने भी अपनी गलती सुधारने के लिए गांव की सेवा करनी शुरू कर दी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तकदीर के खेल अब भी बाकी थे। एक दिन मौलवी साहब फजल मियां के घर आए और बोले, फजल भाई, आपकी बेटियां बहुत नेक और समझदार हैं। गांव में हर कोई उनकी तारीफ करता है। अब समय आ गया है कि आप उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोचें। फजल मियां ने सिर झुका लिया। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन हमारी गरीबी, अब आपकी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते खुद आगे आएंगे, मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा। उसी शाम असद फजल मियां के घर आया। उसने संकोच से कहा, सलमा बहुत समझदार और नेकदिल लड़की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूं। सलमा चौंक गई। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव की पुरानी रस्म और नया इम्तिहान। गांव के कुछ कट्टरपंथी बुजुर्गों ने इस रिश्ते का विरोध किया। फजल मियां की बेटियां गरीब हैं और असद नवाब परिवार का वारिस। यह रिश्ता बराबरी का नहीं है। असद ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर बराबरी पैसे से तय होती तो इंसानियत कब की खत्म हो जाती। मैं सलमा का हाथ मांग रहा हूं क्योंकि उसने मुझे जीवन का सही रास्ता दिखाया, न कि उसके पैसे या हैसियत के लिए। पूरा गांव स्तब्ध था। मौलवी साहब ने भी असद की बात का समर्थन किया। अब सवाल यह था, क्या यह रिश्ता तय होगा या तकदीर फिर से कोई मोड़ लाएगी? असद और सलमा के रिश्ते को लेकर पूरा गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ गांव के बुजुर्ग और मौलवी साहब थे जो इंसाफ और बराबरी की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी लोग थे जो इस रिश्ते को समाज के खिलाफ मानते थे। गांव के पंचायत में एक आखिरी फैसला होना था। एक बुजुर्ग ने सवाल उठाया, अगर असद सच में सलमा से शादी करना चाहता है तो उसे साबित करना होगा कि
कि यह सिर्फ दया का रिश्ता नहीं बल्कि बराबरी का रिश्ता है। असद ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं किसी की दया पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर जीता हूं। अगर इम्तिहान देना है तो बताइए, मुझे क्या करना होगा? गांव के एक बुजुर्ग जो पहले नवाब इब्राहिम के पक्ष में थे बोले, अगर तुम सच में सलमा के काबिल हो तो अपनी सारी जायदाद छोड़ दो, नवाब का वारिस बनना छोड़ दो और उसी तरह जीकर दिखाओ जैसे फजल मियां ने सारी जिंदगी जी है। गांव में सन्नाटा छा गया। असद ने बिना एक पल गंवाए पंचायत के सामने घोषणा कर दी, आज से मैं अपनी सारी जायदाद छोड़ता हूं। मैं कोई नवाब नहीं, बस एक आम इंसान हूं। मैं सलमा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं जहां हमारा प्यार हमारे कर्मों से बड़ा हो। नवाब इब्राहिम स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि असद इतनी बड़ी कुर्बानी देगा। गांव के लोग भी चौंक गए, लेकिन सलमा की आंखों में आंसू थे, इज्जत और गर्व के आंसू। फजल मियां ने असद को गले लगा लिया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान का असली कद दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होता है। इस फैसले के बाद गांव में एक नई सुबह आई। असद और सलमा का रिश्ता पूरे गांव ने अपनाया। नवाब इब्राहिम को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी आधी जायदाद गांव के विकास में लगा दी। फजल मियां और उनकी बेटियां अब सिर्फ गरीब नहीं बल्कि पूरे गांव की मिसाल बन चुकी थीं। सलमा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तकदीर वहीं ले जाती है जहां हमारे कर्म हमें पहुंचना सिखाते हैं। इंसान सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि अपने फैसलों से बड़ा बनता है। असद ने उसका हाथ थामा और दोनों ने एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिया।